नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिसने अमेरिका के नाक में दम कर दिया था, वो भी उस वक्त जब इंडिया गरीब देशों में गिना जाता था। जी हाँ गाइस, वही साइंटिस्ट जिसके मौत के पीछे अमेरिका की एजेंसियों का हाथ माना जाता है। तो क्या वाकई में साइंटिस्ट के मौत के पीछे CIA का हाथ था? कन्वर्सेशन विद क्रो में ऐसा क्या लिखा था जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया था? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस रिलायबल में। होमी भाभा एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत की तकदीर और भारत की शक्ति दोनों बदल के रख दी। 30 अक्टूबर 1909 मुंबई के एक पारसी परिवार में पैदा हुए भाभा वो न एक केवल वैज्ञानिक थे बल्कि उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं थी। डॉक्टर भाभा की शख्सियत ऐसी थी कि नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन उन्हें भारत का लियोनार्डो दा विंची कह के बुलाते थे। भाभा जिनके बारे में हम इतनी किताबें पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम इतनी बातें सुनते हैं, जिन्होंने हमें ऐसी शक्तियों से अवगत कराया था, आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ था 24 जनवरी 1966 को कि उनकी विमान हादसे में मौत हो जाती है। अब भाभा के बारे में कुछ आगे बात करने से पहले मैं भारत के कुछ इतिहास के बारे में आपको बताना चाहूंगी। भारत इतिहास में हमने भारत की आजादी के बाद बहुत सारे युद्ध किए, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या फिर चीन के साथ। उस बुरे वक्त में हमने कई सारे युद्ध हारे जिसमें भारत का मनोबल टूटता जा रहा था। हम पाकिस्तान से हारे और फिर चाइना से। हम इतने ज्यादा युद्ध हारते जा रहे थे कि भारत की इकोनॉमी और भारत का राष्ट्र रूप से खड़ा होना वो बिल्कुल ही कमजोर होते जा रहा था। और उसी वक्त हमें शक्ति का एहसास कराने आते हैं भाभा। भाभा केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमें एहसास कराया था कि हम भारत को राष्ट्रीय रूप में पीछे नहीं जाने देंगे, बल्कि हम खुद की न्यूक्लियर पावर बना के पूरे देश को उनकी भाषा में जवाब देंगे। The immense concentration of atomic energy has made possible other developments whose immediate results have been less happy and which have placed a pall of fear over the peoples of the world. I refer, of course, to the development of atomic and hydrogen bombs. A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. खैर, ये सारी वो बातें हैं जो हमें कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है और या कहीं ना कहीं हमने जरूर पढ़ा है, लेकिन भाभा की मौत साजिश थी या फिर कोई एक्सीडेंट? आइए आज हम इसी पे बात करते हैं। समय था 1965 का, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी नए प्रधानमंत्री बने थे। ये युद्ध ऐसी स्थिति में हुआ था जब हमने हाल ही में पुराने प्रधानमंत्री को खोया था और नए प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 का युद्ध काफी चिंताजनक था। क्यों? क्योंकि हम पहले ही चीन और पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध हार चुके थे। उस वक्त हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा टूट चुकी थी, हम कमजोर देश में गिने जा रहे थे। वहाँ भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध था और वहीं साथ ही साथ चाइना का प्रशिक्षण चल रहा था न्यूक्लियर का। मतलब कहीं ना कहीं वो 2 देश जिनकी बॉर्डर हमारे साथ लगी हुई हैं, वो हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी उन्होंने एक घोषणा करी कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। भारत और पाकिस्तान का 1965 का युद्ध हम पूरे ताकत से लड़े और हम जीते भी। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो हमारे कश्मीर तक पहुंचेगा, लेकिन हम पूरे ताकत के साथ लाहौर के बॉर्डर तक पहुंच गए। ये वो समय था जब अमेरिका पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया करता था और उसी समय जब 1965 में हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, तब अमेरिका बौखला उठा। अमेरिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और साथ ही साथ भारत अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था। उसी वक्त रेडियो पे एक अनाउंसमेंट होता है हमारे भाभा जी द्वारा और वो अनाउंसमेंट ने पूरे भारत में एक नया जोश पैदा कर दिया। भाभा ने ठीक अपने मौत से 18 महीने पहले एक घोषणा की थी। भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंसमेंट करी थी कि अगर उन्हें छूट दे दी जाए 18 महीने की तो वो एक एटम बम खड़ा कर सकते हैं। भाभा का विजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो 18 महीने में एक न्यूक्लियर बॉम्ब खड़ा करने की ताकत रखते थे। शायद अभी मैं जो आप लोगों को फैक्ट बताने वाली हूँ बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होमी जे भाभा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, वो बस भारत में छुट्टी बिताने आए थे। लेकिन उस वक्त चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2, जिसकी वजह से उन्हें भारत में ही रहना पड़ा और वहीं नौकरी करनी पड़ी, जिसका रिजल्ट किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर वो
भारत में नहीं रुकते तो हमारा देश कभी भी परमाणु की शक्ति को जान ही नहीं पाता। एक ऐसे व्यक्ति जो बस 18 महीने में एक परमाणु बम बनाने का दावा करते थे, आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो जाती है? आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं 23 जनवरी 1966 में। भाभा जो थे वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के 4थे फ्लोर में अपने दफ्तर में काम करते थे। उनके एक साथी थे जिनका नाम था MGK नैनन, और उन्होंने ये बताया था कि उस दिन भाभा ने तकरीबन 2 घंटे बात करी थी उनसे। भाभा ने उनको बताया था कि इंदिरा गांधी जी का उनपे फोन आया था जो सिर्फ 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी जी ने भाभा से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी में मेरी हर तरीके से मदद करें। शायद ये अगर वो अपॉर्चुनिटी स्वीकार कर लेते तो उन्हें मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ता। भाभा ने उन्हें बताया था कि इंदिरा गांधी के इस ऑफर को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। ये वो बातचीत थी जो घटना से 1 दिन पहले भाभा और मेनन जी के बीच में हुई थी। अब हम चलते हैं घटना वाले दिन पे। 24 जनवरी 1966 को बियाना जाने के लिए भाभा ने एयर इंडिया की फ्लाइट 101 को लिया। उस टाइम पे मुंबई टू बियाना के लिए सीधी फ्लाइट नहीं हुआ करती थी, तो लोगों को जिनेवा में फ्लाइट बदल कर बियाना जाना पड़ता था। भाभा ने 1 दिन पहले जिनेवा वाली फ्लाइट में बुकिंग कराई थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने अपनी फ्लाइट को 1 दिन के लिए डिले कर दिया। इस इंटरव्यू के 3 महीने बाद 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया की बोइंग विमान 707 ने मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन ये पहुंच नहीं सका। इस हादसे में लगभग 117 लोग की जान गई, और इसी हादसे में भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी थे। अब इसमें मैं आपको एक और सरप्राइजिंग फैक्ट बताने वाली हूँ। जहाँ पे भाभा का विमान क्रैश हुआ था ना, उसी जगह पे 1950 में एयर इंडिया का एक और विमान क्रैश हुआ था। और हाँ, इसी में एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट निकल के आता है कि दोनों विमान एक ही जगह पे क्रैश हुए थे, और उन दोनों ही विमान की ना आज तक कोई बॉडी मिली और ना ही उन दोनों विमान पे सवार हुए यात्रियों की डेड बॉडी। थोड़ा कंट्रोवर्शियल और अजीब नहीं लग रहा है आपको? तो कोई बात नहीं, अभी और देखते जाइए, अभी आपको और अजीब लगने वाला है। फ्रेंच ने इस पूरी चीज की एक कमेटी बनाई थी जिसने इन चीजों पे जांच करना शुरू करा। उन्होंने 1966 में अपनी जांच शुरू की और 1967 में रिपोर्ट शो किया। अब इस रिपोर्ट में जो शो हुआ वो है आपको एज इट इज पढ़ के सुना देती हूँ। पहाड़ पर भारी बर्फबारी और पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच में गलतफहमी के कारण ये दुर्घटना हुई थी। विमान के कमांडर ने मोवला से अपने विमान की दूरी का गलत अंदाजा लगाया था, और विमान का एक रिसीवर भी काम नहीं कर रहा था, और इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। 56 वर्ष के आयु में भाभा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कंट्रोवर्शियल एक्सीडेंट में बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। अभी जितने भी फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैंने अपने मन से नहीं बनाए हैं। उन सारे सोर्सेज के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। साल 2017 में एक स्विस पर्वतारोही डेनियल रोज को आल्प्स पहाड़ों पर एक विमान का मलबा मिला था, जिसके बारे में कहा गया था कि ये उसी विमान का मलबा है जिसमें होमी भाभा सफर कर रहे थे। अब ये एक्चुअल में एक्सीडेंट था या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी की गई थी, इसके बारे में कई सारी बातें निकल के आती हैं, और कुछ बातों में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का भी हाथ बताया जाता है। साल 2008 में एक बुक आई थी जिसका नाम था कन्वर्सेशन विद द क्रो, जिसमें एक्स CIA ऑफिसर रॉबर्ट कॉली और जर्नलिस्ट डगलस के बीच एक बातचीत रिलीज हुई। इससे लोगों को ये इंट्यूशन हो गया था कि इस दुर्घटना के पीछे CIA का हाथ है। अब ऐसा क्यों है, तो आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। CIA में क्रॉली को क्रो के नाम से जाना जाता था। अभी जो सारी बातें हो रही थी वो हवा में नहीं हो रही थी, ये सारे चीजों का लिंक एक दूसरे से था। अब वो कैसे था, आइए हम इस चीज को समझते हैं। CIA में क्रॉली को क्रो के नाम से जाना जाता था, और उन्होंने CIA में अपना पूरा जीवन योजना निदेशालय में बिताया था, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स भी कहा जाता था। डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स, इस बात को और इस वर्ड को याद रखिएगा, और इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। अपने डेथ से पहले अक्टूबर 2000 में क्रॉली की डगलस से कई बार बातचीत हुई थी। क्रॉली ने डगलस को कई सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, और साथ ही साथ ये निर्देश भी किया था कि मेरे मरने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स को खोला जाए। अब इन डॉक्यूमेंट्स में क्या था, इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा समय पहले जाना पड़ेगा। इस समय क्रॉली और डगलस की काफी बातचीत चल रही थी। उसने डगलस को बताया था कि 60 के दशक में, मतलब 1960s में, अमेरिका को भारत की तरफ से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये सारी परेशानियां क्यों आ रही थी, क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर बम पे काम करना शुरू कर दिया था। क्रॉली साथ डगलस को ये बताने की कोशिश कर रहा होगा कि भारत अपने आप को बहुत चालाक दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये बताना चाह रहा है कि आने वाले समय में वो एक काफी ताकतवर देश बन के सामने आएगा। साथ ही साथ दूसरी चीज ये भी थी कि वो सोवियत संघ से काफी ज्यादा नजदीक हो रहे थे। इसी बुक में क्रो ने भाभा के बारे में भी कुछ कहा था। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स को याद रखिएगा। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों इसको ये डिपार्टमेंट दिया गया था। तो हम कहाँ थे, बुक पे, तो हम वापस बुक पे आते हैं। तो क्रॉली जब इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहा था, तो साथ ही साथ वो भाभा के बारे में भी बात कर रहा था। वो ये बात जानता था कि भाभा न्यूक्लियर बम बनाने में पूरे तरीके से सक्षम है। भाभा
को इस चीज को लेकर कई बार सचेत भी किया गया था, लेकिन भाभा ने कभी भी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। भाभा ने बहुत क्लियर शब्दों में कह दिया था कि वर्ल्ड की कोई भी ताकत कि इंडिया को, भारत को परमाणु के दूसरे शक्तियों के बराबर आने से नहीं रोक सकती। कोहली ने ये कहा कि वो हमारे लिए खतरा बन गए थे और वो एक हवाई दुर्घटना में मारे जब उनके बोइंग 707 के कार्गो होल्ड में रखा बम फट गया था। अब मैं जो चीज आपको कोट करने वाली हूँ ना, वो बहुत सीरियस चीज है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं एज इट इज वो चीज आपको बताने वाली हूँ। इस बुक में उनको ये कहते हुए भी बताया गया है कि वास्तव में शास्त्री भारत का परमाणु कार्यक्रम शुरू करना चाहते थे, इसलिए हमने उनसे भी छुटकारा पाया। भाभा चूंकि जीनियस थे और उनमें परमाणु बम बनाने की क्षमता थी, इसलिए हमने इन दोनों से पिन छुड़ा लिया। भाभा के बाद भारत भी शांत हो गया। अब यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी नाम आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा उनके बारे में भी डिस्कशन करना काफी ज्यादा जरूरी है। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी नए प्रधानमंत्री बने थे और नए प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने नए कार्य शुरू किए, जैसे कि जय जवान जय किसान जैसे नारे उन्होंने दिए। दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री जी भी भारत का अच्छा चाहते थे और भाभा भी, लेकिन 11 जनवरी 1966 में कासगंज में अचानक लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है और ठीक 2 हफ्ते बाद ही भाभा की मौत हो जाती है हवाई दुर्घटना से। दोनों ही भारत में परमाणु बनाना चाहते थे, दोनों ही भारत को आगे लेके जाना चाहते थे और दोनों को ही मौत एक संदिग्ध तरीके से हुई। लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि कैसे उनकी मौत सिर्फ एक मौत नहीं थी, एक कंट्रोवर्सी थी। आज आपको भाभा को लेके कई सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली हुई होगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता चला होगा कि भाई भारत के कितने सारे दुश्मन हैं। हमारे जैसे कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया जाता था। ये सारी चीजें एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू होती थी, जिसका एक अंश मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है। आने वाले टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी पे वीडियो आएगी और साथ ही साथ इस पे भी वीडियो आएगी कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जी का बोल्ड डिसीजन उन्हीं के जान के लिए खतरा बन गया था। हमारे देश में एक से एक हीरे पैदा हुए थे, लेकिन उनके बारे में आज तक बात नहीं की जाती और हमें ये चीज करना चाहिए और मैं इस चीज को करूंगी, जिसमें मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं इस तरीके से नए जेम्स के बारे में आपके सामने इंफॉर्मेशन लाती रहूं। अगर आपको भाभा का एक ये पहलू जान के अच्छा लगा तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और काफ़ी लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस तरीके के अच्छे साइंटिस्ट, इस तरीके के अच्छे लोगों के बारे में पता चले। और आपका क्या ओपिनियन है आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय श्री महाकाल।